एक गरीब आदमी है, भूखा है, उसके तन पे ढंग के कपड़े तलक नहीं है। तिरंगा हाथ में लेके शान से सड़क के बीच में नाच रहा है। दूसरा छका हुआ है, दलाल है, दल्ला है, अरबपति है, मर्सिडीज़ में चलता है, ब्रांडेड पहनता है, गाने बनाता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, हर जगह उसकी ज़मीन है, लेकिन सड़क पर उत्पात मचाता है, आतंक मचाता है, बच्चों को कैद करता है, मंदिर की झांकी के गुंबद को तोड़ देता है। यही नहीं, हिंदू को गाली देता है, किसान का झंडा कहीं से कहीं तक नहीं, और वहाँ पे खालिस्तान का झंडा चढ़ाता है। शर्म है, थू है, धिक्कार है। देखिए पूरे के पूरे गत्ते, इसमें देशी शराब भी है, इसमें नमकीन भी रखा गया है, अंग्रेजी शराब की बोतलें भी शामिल हैं, और इन गद्दों के नीचे न जाने क्या क्या छिपा कर रखा गया होगा। क्या ये आंदोलनकारी थे? क्या ऐसे ही किसानों का आंदोलन होता है? क्या इसी तरह के आंदोलन को करने के लिए सरकार से और पुलिस से अनुमति मांगी गई थी? नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि क्या लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा फहराया गया अथवा नहीं। कुछ लोगों ने इसमें भी बड़ा असमंजस पैदा कर दिया है। वो निशान साहब है तो इसको, क्योंकि वो धार्मिक एक चिन्ह है इसलिए फहरा दे तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने इसमें अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, और वो है राकेश डकैत के साथ में जितने भी किसान लोग इसमें गए हुए थे, उसके ऊपर ही बात करूंगा। एसएफजे के वो वीडियोस जो भारत में बैन हैं, वो सारे के सारे हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका कि लिंक मैं पिन कमेंट में दे रहा हूं। वो सारे के सारे वीडियोस देखने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि इसकी जो तैयारी थी वो कितनी पहले से चल रही थी, कि वहां पर निशान साहब फहराना है, वहां पर खालिस्तान का झंडा फहराना है। खालिस्तान का झंडा फहराने के लिए कितने पैसे मिलने वाले हैं, और 26 तारीख को ही क्यों, और वो लाल किले पर ही क्यों फहराया जाना है, उन सब के विषय में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे आतंक में तकरीबन 300 मासूम बच्चे पूरी तरीके से जो डरे हुए थे वो पूरी तरीके से कैद हो चुके थे। पुलिस ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन आतंकवादियों से उन 300 बच्चों को बचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करता हूं कि जो पुलिस वाले अभी भी हॉस्पिटल्स में हैं, जिनकी स्थिति अभी भी अनिश्चित है, उनको भी जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और विनती करना चाहता हूं कि ये अनदाता करना बंद कर दीजिए। दाता उसको कहते हैं जो दान में देता है, उसको दाता कहा जाता है। जो उसकी कीमत वसूल करता है, और कीमत वसूल करने के साथ ही साथ दूसरे लोगों के रास्ते रोक करके बैठता है, उन लोगों के लिए असुविधा प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ वो पूरा फुटबॉल का मैदान बना देता है दिल्ली को, दिल्ली के लोगों को फुटबॉल की तरह खेलता है, और वहां पर फुटबॉलर बन के नहीं बल्कि हमारा सांड बन करके लोगों के ऊपर ट्रैक्टर जो चढ़ाते हैं, इस तरीके से उनको दाता दाता कहना बंद कर दीजिए। ये खरे व्यापारी हैं, उगाते हैं, बेचते हैं, कीमत लेते हैं। कीमत यदि आप नहीं दे पाएंगे तो वो आपको सामान छोड़िए 2 दाने तक नहीं देंगे। ऐसे ऐसे लोग यहां बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। इस वजह से इनको दाता दाता कहना बंद कर दीजिए। जो कोई भी उगाता है वो अपने व्यापार के लिए उगाता है या अपना पेट भरने के लिए उगाता है। यदि ये जो टैक्स पेयर्स हैं ये चाहें तो ये इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो उगा रहा है यदि फालतू है तो वो बेचेगा नहीं, तो वो सड़ जाएगा। इसलिए बहुत हुआ सम्मान, इससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी अपनी जेब काट करके तब जाकर के उनको देते हैं। एमएसपी के आने से आपके ऊपर, मैं कह रहा हूं टैक्स पेयर्स, आप लोगों के ऊपर वजन बढ़ता है। आपने फिर भी एमएसपी को एक्सेप्ट किया, भले ही आपकी जेब के ऊपर वजन बढ़ जाए, लेकिन जब सामने वाले को शर्म नहीं आ रही है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब मैं आता हूं राकेश डकैत के ऊपर। राकेश डकैत के 2 वीडियोस हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं। यहां पर मैं शॉर्ट दिखाऊंगा, नीचे पिन कमेंट में पूरे वीडियोस दूंगा। इसमें पहला वो वीडियो है जिसमें कहता है कि हम बक्कल उतार देंगे, सावधान, खबरदार दिल्ली, अगर हमें अंदर घुसने से रोका गया तो सबका बक्कल उतार देंगे, सबका इलाज कर देंगे। दूसरी वीडियो वो है जिसमें कि राकेश डकैत कह रहा है कि झंडे लगाने के लिए अपनी लाठी गोदी सब लेकर के तैयार होकर के आ जाना। लाठी गोदी वो होता है जिससे कि लड़ाई लड़ी जाती है, एक दूसरे को मारा पीटा जाता है, हमला किया जाता है। लाठी डंडे गोदी जो कहा जाता है उससे झंडे से कोई मतलब नहीं होता है।
यहां पर यह कह दिया कि झंडे लगाने हैं। झंडे कोई उंगली में टांग करके नहीं चलता है, किसान इतना बेवकूफ नहीं है। झंडा टांगना मतलब उसके साथ में कोई डंडी होनी चाहिए। डंडी नहीं यहां कहा गया, लाठी गोदी कहा गया है। अब क्योंकि राकेश डकैत के साथ में सबसे बड़ा धोखा क्या हुआ है, राकेश डकैत को खड़ा कर करके उसको मंदिरों को, ब्राह्मणों को, हिंदुओं को खूब गाली गलौज करवाई गई थी। वो वीडियो शूट किया गया था सिखों के द्वारा, उसको वायरल कराया गया था। अब क्या हुआ, अब इसके कंधे पर चढ़ करके लोग पहुंचे लाल किले, और लाल किले पहुंच करके वहां उन्होंने क्या किया, वहां निशान साहब चढ़ा दिया। वहां एक भी झंडा, मैं कह रहा हूं वहां एक भी झंडा किसानों का नहीं है, जबकि 37 नियमों में यह था कि वहां पर झंडा किसान का चढ़ेगा। तो राकेश डकैत उत्तर प्रदेश के लोगों को, जिनकी जिम्मेदारी लेकर के वो बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उनको बताए कि ये पूरा का पूरा जो मोमेंट है ये किसानों का मोमेंट था, या फिर खालिस्तानियों का मोमेंट था, या फिर ये सिखों का मोमेंट था। क्या ये गुरुद्वारों का मोमेंट है? क्या ये सिखों के निहंगों का मोमेंट है? किसका मोमेंट है ये? आज डकैत से जवाब देते बन नहीं रहा है। इसका कारण है क्योंकि उसको पहले खुद के धर्म से विरुद्ध कराया गया और जाकर के अपने मजहब का, अपने पंथ का झंडा वहां पर टांग दिया। इस वजह से मैं कहता हूं कि मूर्ख लोगों के साथ में लग करके आम जन मूर्ख ही बनते हैं। आज हर एक हिंदू की यही स्थिति है कि वो दूसरों के चढ़ाए में आकर के, दूसरे के फुंगराए से अपने धर्म का, अपने पंथ का, अपने संप्रदाय का अपमान कर लेता है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सम्मानित निहंगों को वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। तुम्हारे यहां से कोई भी एक धर्मगुरु था क्या? उनके सारे निहंग तलवार लेकर के पहुंचे। उन्होंने वहां पर निशान साहब चढ़ाया, निशान साहब चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, साथ ही साथ खालिस्तान का झंडा भी फहरा दिया। और आज राकेश डकैत जो कहता है कि मैं सारे किसानों की जिम्मेदारी लेता हूं, आज वो कहां है? आज वो क्यों नहीं बता रहा है? अब मैं उस मिसकंसेप्शन के ऊपर आता हूं जिसमें लोग कह रहे हैं कि वो खालिस्तान का झंडा नहीं है। ये लोग वो हैं जो तुम लोगों की आंखों में उंगली देकर के झूठ बोलते हैं और तुम लोग मान लेते हो क्योंकि तुमको पता लग गया अरे निशान साहब यानी कि पवित्र स्थान। भाई पवित्र स्थान नहीं है वो कोई, वो एक राजनीतिक स्थान है और हम सब ने एक्सेप्ट किया तिरंगे को। सबसे ज्यादा रियासतें राजपूतों ने दी थी। सबसे अंतिम समय में वहां से मुगलों का शासन हटा था। कल मुसलमान आ गए और वो कहने लग गए कि हमने यहां पर शासन किया है और एक दिन के लिए हमारा झंडा भी लगना चाहिए, हमारा जो मजहबी झंडा है वो लगना चाहिए। तो क्या होगा? आप लोग उसका विरोध कर सकते हैं, मैं उसके समर्थन में पहुंचूंगा वहां पर। मुसलमान यदि कल को ये कहने लग गया कि हमारा झंडा लगना चाहिए, अंकुर आर्य सबसे पहले जाएगा अब लाल किले पर मजहबी इस्लामिक झंडा लगवाने के लिए, क्योंकि अंतिम समय में वहां पर मुसलमानों का राज था। अगर ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं हो सकता है? सबसे ज्यादा रियासतें राजपूतों के पास थी, उन्होंने आज तक एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारा वहां पर झंडा लगना चाहिए। और करते हैं सिखों की रियासतों की बात। किसकी रियासत आई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर किसकी रियासत आई थी? इसकी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जिसके बाप और दादाओं ने जलियांवाला बाग में हत्याकांड के बाद में जनरल को अपने घर पर बुला करके सम्मानित किया और भोजन कराया था और उसके तलवे चाटे थे। वो वाली रियासत कौन सी थी? वो सिख रेजिमेंट जिसने की जलियांवाला बाग में हजारों लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी। कौन थी वो सिख रेजिमेंट? क्या है सिख रेजिमेंट का इतिहास? क्या है सिखों का इतिहास? क्या उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की? क्या उन्होंने मुगलों की गुलामी नहीं की? क्या वो जो 2% लोग पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा ले गए? यार ये कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हो तुम लोग? ये सम्मान करते करते कि भाई सिखों ने हमें ये दिया वो दिया, सम्मान करते करते ना सिर पे मूतने के लिए आ गए हैं और हम लोग चुपचाप बैठा करके मुतवा रहे हैं। 83 में जिस प्रकार हिंदुओं का नरसंहार हुआ वो कोई भूल सकता है क्या? इस वजह से 84 में भी यही स्थितियां आई थी। लाल किले के ऊपर कब्जा करने के लिए आए थे। अब मैं आता हूं एसएफजे के वीडियोस के ऊपर। एसएफजे के वीडियोस पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। 22 जनवरी सुबह 10:30 बजे जब लाइव टेलीकास्ट हुआ तो उसमें बताया गया कि भारत आजाद हुआ 1947 को, लेकिन सिखों को गुलाम बनाने का जो संविधान था वो आया था 26 जनवरी 1950 को। हम इस 26 जनवरी को इस पूरे के पूरे संविधान को नकारते हैं। और कहां से नकारते हैं? लाल किले से नकारते हैं। कैसे नकारते हैं? वहां पर खालिस्तान का झंडा फहरा करके पूरी तरीके से हम इस झंडे को, पूरी तरीके से हम इनके संविधान को नकारते हैं। खालिस्तान हमें मिलना चाहिए।
और वहां से फिर एक स्पीच दिया गया जिसमें कहा गया कि मुझे किसान भाई मैसेज करके बताएं कि किसी के पास में निशान साहब की अगर कमी है तो हम झंडे भिजवाएंगे। यानी कि ये जो किसान आंदोलन पड़ा हुआ था ये एसएफजे के साथ में लगातार कांटेक्ट में था और वहां से जो कुछ भी इनको संदेश मिल रहे थे सबको फॉलो किया गया। अगर ये किसान आंदोलन होता तो झंडे आपको किसान आंदोलन के मिलते। यदि लाल किले पर भी फहराया जाता तो किसानों की विजय हुई है ऐसा झंडा किसानों का फहरना चाहिए था, क्योंकि किसानों में सारे धर्म सारे मजहब आ जाते। लेकिन यहां पर जो झंडा फहराया गया केवल और केवल उसमें सिख आता है। तो क्या केवल सिख किसान था? एसएफजे के उन वीडियोज में कहा गया है कि आप लोगों को क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ रेगुलेट किया गया एसएफजे के द्वारा और यहां पर उन के ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुआ है। इस वजह से मैं कहता हूं कि राकेश डकैत ही नहीं, उसके साथ में जितने किसान आए पड़े हैं सबके मुंह में थूका गया है। मैं कहता हूं सबके मुंह में थूका गया है। राकेश डकैत अगर तुम सुन रहे हो तो तुम्हें यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन तुम्हारे मुंह में थूका गया है कि तुमको सबसे पहले हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करा गया, तुमसे भाषणबाजी कराई गई और तुम चने के झाड़ पर चढ़ करके फुंगरैल होकर के तुम फुंगराए में आकर के वो स्पीच दिया और वहां पर जाकर के निहंगों ने अपनी तलवारों, अपनी कलगी और अपने सारे के सारे जो निशान थे वो जाकर के लाल किले पर चढ़ा दिए और तुम अब भी किसानों का बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें अपनी मांग मनवानी है तो इन सब से अपने आप को सेपरेट करो, क्योंकि बाबा टिकैत की वजह से तुम्हारे खानदान की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा सम्मान है, इज्जत है, उसको मत खो। मैं फिर से कहता हूं कि तुम लोगों का सम्मान है, उसको मत खो इन लोगों के साथ में लग करके। अब मैं आता हूं खालिस्तानी मूवमेंट के और उस झंडे के ऊपर। कुछ लोगों ने कहा कि ये निशान साहब है। आप अभी भी देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, निशान साहब नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ पीला झंडा है। निशान साहब हमेशा त्रिकोण होता है, खालिस्तान का झंडा चकोर होता है। खालिस्तान के झंडे के ऊपर जो सिख का निशान है वो बना होता है, नीचे खालिस्तान लिखा हुआ होता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अंधे हो गए हो क्या? बिल्कुल अंधे हो गए हो क्या? कह रहे हैं कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, खालिस्तान का झंडा नहीं, ये बिल्कुल खालिस्तान का झंडा है। इसी के लिए वो यहां पर आए थे। अगर वहां पर निशान साहब भी फहराया गया तो निशान साहब ही क्यों फहराया गया? अगर सिखों के इतिहास की बात करते हैं कि हम लोगों ने बचाया, हम लोगों ने इन हिंदुओं को बचाया, तो महाराजा रणजीत सिंह जी का आंख खोल करके झंडा देख लीजिए, जिसमें बीच में माता दुर्गा है, राम है और हनुमान है। कहां से लग रहा है आपको इन सिखों का झंडा? ये हिंदुओं का झंडा है। महाराजा रणजीत सिंह हिंदुओं के राजा थे और उनका यह झंडा इस बात को कहता है। नहीं तो स्वीकार करो, महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम लेकर के, उनका इतिहास का गौरवगान करके सिखों का गुणगान करने वाले लोगों, इस झंडे को स्वीकार करो महाराजा रणजीत सिंह जी के और कहो कि हाँ, माता दुर्गा, रामचंद्र जी और हनुमान जी वाला झंडा ही हमारा झंडा है। अन्यथा महाराजा रणजीत सिंह जी को सिख कहना छोड़ दो। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये सारे के सारे एसएफजे के टट्टू थे। इन लोगों ने किसानों को, मासूम किसानों को, राकेश डकैत ने भी, हो सकता है इन लोगों ने पैसे खाए हों इन सिखों से। इन्होंने इस पूरे के पूरे खालिस्तानी मूवमेंट का जो उद्देश्य था, जो 26 जनवरी के दिन पूरे विश्व के सामने भारत की नाक कटाने का था, वो सारा का सारा पूरा करके दिखाया है। ठीक, इस वजह से मैं कहता हूं कि आप लोगों की इज्जत है, इज्जत को सुरक्षित रखो। आप लोगों का हमारी नजरों में बहुत सम्मान है, उस सम्मान को कायम रखो। नहीं तो युवा जो है वो बहुत ज्यादा दिन तक इस चीज को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बहुत हुआ सम्मान। जय राम जी की।